गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने मेडिकल इंपोर्टेंस के कुछ बैक्टीरिया स्टार्ट किए थे, जिनमें से ग्राम पॉजिटिव टाइप के जो बैक्टीरिया थे उनको पहले स्टार्ट किया था और उनमें कोकाई बैक्टीरिया अपन ने स्टार्ट किए थे। कोकाई बैक्टीरिया क्या होते हैं, डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया क्या होते हैं, टेट्राकोकाई बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्टेफाइलोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनको अपन ने प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझ लिया था। फिर अपन ने एग्जाम्पल लिया था स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया का, जिसमें अपन ने जाना कि इसके मुख्य लक्षण क्या है, यह कौन कौन से रोग पैदा करता है ह्यूमन में, वो सभी अपन ने जान लिए थे। इसकी कोगुलेज एंजाइम उत्पन्न करने के आधार पर इसकी दो सब क्लास थी, स्टेफाइलोकोकस ओरियस और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। यहाँ तक अपना प्रीवियस क्लास में हो चुका था। उससे आगे ये तो अपन ने नॉर्मल जानकारी जानी है, उससे आगे जो कॉमन 7-8 पॉइंट अपन को ऐड करने हैं हर एक बैक्टीरिया में, वो कौन से हैं उनकी अपन डिटेल में आज बात करेंगे। जैसे जो स्टेफाइलोकोकस अपने बैक्टीरिया चल रहा है अभी, उसकी हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी एंड स्टेनिंग रिएक्शंस कैसी है, उसकी कल्चरल रिएक्शंस कैसी है, उसमें रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोधक क्षमता वो कैसी है, कितनी है, उसकी पैथोजेनेसिटी कैसी है, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा, इसकी थेरेपी कैसे की जाएगी। तो ऐसे कुल मिला के अपन इसमें 7-8 पॉइंट बनाकर इसकी टोटल स्टडी आसानी से कर लेते हैं। तो उसी से आगे अपन को पॉइंट ऐड करना है हैबिट एंड हैबिटेट, जिसे बोलते हैं अपन आदत एवं स्वभाव। बहुत पढ़ा है अपन ने हैबिट एंड हैबिटेट फर्स्ट ईयर में, है ना। तो जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, यह अपन को पता है कि बहुव्यापी यानी कि पूरे विश्व में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया चल रहा है अपने? स्टेफाइलोकोकस। ये कैसा बैक्टीरिया है? बहुव्यापी टाइप का, ठीक है। यह बैक्टीरिया ह्यूमन की स्किन, नेजल एपरेचर का मतलब है नासा छिद्र, और आहर नाल, जिसे बोलते हैं अपन एलिमेंट्री कैनाल, और कभी कभी इनके अलावा यह लंग्स में भी पाए जाते हैं। तो इनका आवास और आदत क्या है? आदत तो क्या है कि ये बहुव्यापी है, पूरे विश्व में पाए जाते हैं। और स्वभाव कैसा है कि ये ह्यूमन की स्किन के भी पाए जा सकते हैं, इनकी मर्जी हो तो आप नासा जो छिद्र है उनमें भी पाए जा सकते हैं, आहर अपनी एलिमेंट्री कैनाल में भी पाए जा सकते हैं, और लंग्स में भी पाए जा सकते हैं। फिर अपन बात करेंगे मॉर्फोलॉजी एंड स्टेनिंग रिएक्शंस। मॉर्फोलॉजी एंड स्टेनिंग रिएक्शंस सेकेंड नंबर पे, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी या आकार की इनकी कैसी है, अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, यानी कैसे होते हैं? ऐसे गोल गोल होते हैं, लड्डू के जैसे, अंगूर के गुच्छे के रूप में। पता है अपन को पहले से। इनका जो व्यास होता है वह 0.7 से 1.2 μm माइक्रोमीटर तक हो सकता है। यह स्टेनिंग की बात करें, अपन ने मॉर्फोलॉजी तो बता दी, अब स्टेनिंग रिएक्शंस भी बतानी है।
अभिरंजित जो क्रियाएं हैं वो कैसी करते हैं, तो ये कैसे बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव। अपन ने पहले ही स्टडी जो कर रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ही कर रहे हैं। तो ये कैसे बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया। तो अपन ने मॉर्फोलॉजी एंड स्टेनिंग रिएक्शंस की भी बात कर ली। फिर आगे बात करेंगे कल्चरल रिएक्शंस। यहाँ पे कल्चरल का मतलब है संवर्धन से, कि ये कौन कौन से माध्यम में ग्रोथ करते हैं, कितनी पीएच पर ये जीवित बने रहते हैं, उनकी बात करेंगे। तो कल्चरल रिएक्शंस में ये सभी अपन बताते हैं। तो यह जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, यह 12 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एक्टिव बने रहते हैं, यानी 12 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक का भी ये एक्टिव बने रह सकते हैं। यानी लो टेम्परेचर की बात करें तो 12 डिग्री, अधिकतम टेम्परेचर की बात करें तो 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इस पर यह एक्टिव बने रहते हैं। यह फास्ट स्पीड से नॉर्मल मीडियम क्या होता है, माध्यम, जिसमें जैसे पानी के अंदर कुछ चीनी घोल दी या कुछ मीट का पाउडर डाल दिया, तो नॉर्मल मीडियम कैसा भी हो उसमें ये फास्ट स्पीड से या बहुत तेज गति से ग्रोथ करते हैं या वृद्धि करते हैं। एक ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, जैसे मान लो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर इस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के अधिकतर प्रभेद पाए जाते हैं। अधिकतर प्रभेद को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रेन पाए जाते हैं। यानी स्टेफाइलोकोकस की अपने 2 सब क्लास पढ़ी है, एक तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और एक स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। तो वो दोनों की दोनों 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ह्यूमन में पाई जाती है। क्लियर है यहां तक? यह लाइट क्षारीय यानी हल्के क्षारीय माध्यम में भी आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं। हल्के क्षारीय माध्यम में भी आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। इनके लिए जो पीएच होती है वह 7.4 से 7.6 क्षारीय है, तो 7.4 से 7.6 पीएच पर भी आसानी से यह फास्ट स्पीड से ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये अपन ने इनकी संवर्धन क्रियाओं को भी अच्छे से जान लिया है, कौन से माध्यम में ये बहुत अधिक तेज गति से वृद्धि करते हैं, क्या पीएच चाहिए, ह्यूमन में कितने डिग्री सेंटीग्रेड में इसके प्रभेद पाए जाते हैं, अपन ने कल्चर रिएक्शंस में जान लिया है। जितने भी बैक्टीरिया आपके दिए हुए सिलेबस में उन सभी में ऐसी ही कहानियाँ आपको डालनी है। फिर बाद में करेंगे अपन फर्स्ट नंबर पे अपन हैबिट और हैबिटेट, सेकंड नंबर पे मॉर्फोलॉजी एंड स्टैंडिंग रिएक्शंस, थर्ड नंबर पे कल्चरल रिएक्शंस, फोर्थ नंबर पे अपन बात करेंगे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधकता। इसमें अपन को ये बताना होता है कि ये जो बैक्टीरिया है कहाँ किस हद तक प्रतिरोधी है। जैसे मैंने बता दिया कि 12 डिग्री लोअर है और अधिकतम 44 है, इससे कम या ज्यादा दिया इस बैक्टीरिया को टेम्परेचर तो ये मर जाता है। और कितने टाइम में मरेगा, जैसे मान लो कि इसको मैंने दिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, या तो आधे या 1 घंटे के लिए, यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधे या 1 घंटे तक रखने पर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया मर जाता है। या 1% लाइसोल के सॉल्यूशन में अगर मैं इसको 10 मिनट तक रख दूं, लाइसोल आता है एक केमिकल सॉल्यूशन, उसके 1% सॉल्यूशन में अगर मैं इसको 10 मिनट तक रख दूं इस बैक्टीरिया को, तो भी ये मर जाता है। ये तो हो गई इसको मारने की बात, यानी इस हद में ये मर जाता है। इसके लिए
ड्राई एयर, लो टेम्परेचर और ड्राई एयर यानी सॉरी लिक्विड एयर और ड्राई इन्वायरमेंट, इनके प्रति यह प्रतिरोधी होता है या रेजिस्टेंस होता है। यानी अगर अपन इनको लिक्विड एयर जैसे सिलेंडर में भरी हुई होती है जो गैस, वो लिक्विड होती है लेकिन बाहर आते गैस बन जाती है, उस जैसी एयर दें तो भी नहीं मरेंगे, कम टेम्परेचर दें तो भी नहीं मरेंगे, जैसे 12 डिग्री दे दिया तो भी नहीं मरेंगे, इससे बहुत अधिक कम देंगे तो मरेगा। ड्राई मौसम यानी सूखा मौसम है तो उसमें भी ये नहीं मरते, उनके प्रति प्रतिरोधी होते हैं। क्लियर है? रेजिस्टेंस के बाद फिर अपन बात करेंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस पे। इतना क्लियर है? ये थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा, ये थ्योरी भरी पड़ी है। बस अपन को एक बार झलक देखनी होती है कि कैसा बैक्टीरिया है, इनके पैथोजन क्या है, तो आसानी से अपन सारी कहानी इनकी लिख सकते हैं। फिर है बायो केमिकल रिएक्शंस। अब बायोकेमिकल मीन्स जैव रासायनिक क्रियाएं। ये जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है यह है शुगर का फर्मेंटेशन, किसका? शुगर का फर्मेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं? किण्वन। ये बोलते हैं किण्वन, जिसके माध्यम से लैक्टिक एसिड या एसिड प्रोडक्शन किया जाता है। यानी शुगर को यूज में लेके ये बैक्टीरिया कुछ स्पेशल टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे एसिड या लैक्टिक एसिड। तो शुगर का फर्मेंटेशन इन बैक्टीरियाओं द्वारा अपनी लाइफ साइकिल में अनेक अवस्थाओं में किया जाता है, जिसके माध्यम से यह लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज आदि का फर्मेंटेशन द्वारा एसिड प्रोडक्शन में यूज में लेते हैं। कोई सा भी एसिड बना रहे, जैसे लैक्टिक एसिड बना रहे हैं, तो शुगर का यूज यह प्रोडक्ट्स बनाने में या एसिड बनाने में यूज में लेते हैं। तो ये कैसी क्रियाएं होगी? एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती है जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया द्वारा अपनी लाइफ साइकिल के दौरान की जाती है। इसके बाद अपन बात करेंगे रोग जनकता की। रोग जनकता को बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। यानी कि इसके कौन कौन सी स्पीसीज है जो रोग पैदा करती है। तो ये जो स्टेफाइलोकोकस है यह नेचर में विस्तृत रूप से वितरित इस ग्रुप के जो बैक्टीरिया है, स्पेशली स्टेफाइलोकोकस ओरियस। कौन सा? स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ये इसकी फर्स्ट सब क्लास थी जब हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, जो विभिन्न प्रकार के टॉक्सिक मॉलिक्यूल रिलीज कर सकते थे और वाइट लाइट येलो कलर की कॉलोनी बना रही थी और पस फॉर्मेशन कर रही थी, इसलिए अपन इसको पायोजेन भी बोल रहे थे, और कोएगुलेज एंजाइम भी बना रही थी। ये अपने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में जान लिया था। तो यह मोस्टली पाई जाने वाली रोगजनक सब क्लास है किसकी? स्टेफाइलोकोकस की। इसके द्वारा सार्कोसिस, निमोनिया, पसयुक्त घाव आदि उत्पन्न किए जाते हैं। ये जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, जो स्टेफाइलोकोकस की सब क्लास है एक, इसके द्वारा सार्कोसिस, निमोनिया और पसयुक्त घाव जैसी बीमारियां उत्पन्न की जाती है। यह स्टेफाइलोकोकस ओरियस सब क्लास विभिन्न प्रकार के स्पेशल टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगी? टॉक्सिक
मॉलिक्यूल रिलीज कर ब्लड कणिकाओं को नष्ट करने की एबिलिटी रखती है। यानी कि ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नामक जो सब क्लास है, यह कुछ स्पेशल टाइप के टॉक्सिन मॉलिक्यूल या विष रिलीज कर ब्लड कणिकाओं को, जो ब्लड कार्पल्स होती है, उनको नष्ट करने की कैपेसिटी भी रखती है। ठीक है, यह अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा टाइप की होती है। ठीक है, जो अल्फा टाइप है यह ह्यूमन में, अल्फा और डेल्टा ये दोनों है इसमें, अल्फा और डेल्टा। ये तो किसमें है? ह्यूमन में डिजीज उत्पन्न करते हैं अल्फा और डेल्टा टाइप। तो बीटा टाइप जो है यह है भेड़ में और मवेशियों में, यानी गायों में, WBC का नाश करती है बीटा टाइप। और जो गामा टाइप है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की, यह ह्यूमन में और मंकीज में, इनकी RBC को नष्ट करती है एवं लंग्स की डिजीज भी उत्पन्न करती है। ध्यान देना, 1 2 3 4 अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा टाइप के ये इसके प्रभेद पाए जाते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के, जिनमें से अल्फा और डेल्टा टाइप तो मोस्टली ह्यूमन में रोग पैदा करती है, बीटा टाइप भेड़ और मवेशियों में WBC को नष्ट करने का काम करती है, रोग उत्पन्न करती है, और जो गामा टाइप है वो इंसानों में और बंदरों में दोनों में RBC सेल्स को नष्ट करती है और कभी कभी लंग्स की में भी डिजीज उत्पन्न कर देती है। तो ये भी अपन को ऐड करना होता है। तो इस तरह से अपन रोगजनकता या पैथोजेनिसिटी को आसानी से समझा सकते हैं। मुख्य पैथोजन या रोगजनक कौन है? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का स्टेफाइलोकोकस ऑरियस सब क्लास। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसमें आपने नाम सुना होगा एक एक्सफोलिएटिन। एक्सफोलिएटिन नामक एक बायोटॉक्सिन मॉलिक्यूल रिलीज किया जाता है। ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, इसके द्वारा एक स्पेशल टाइप का जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल था एक्सफोलिएटिन नाम का, यह बायो या जैव विष रिलीज किया जाता है जो चाइल्ड्स में, किनमें? चाइल्ड्स में स्किन पर धब्बे या चकत्ते उत्पन्न करता है। ये एक्सफोलिएटिन नामक एक जैव विष है, एक बायोटॉक्सिन है जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नामक सब क्लास रिलीज करती है, जो बच्चों में उनकी स्किन पर धब्बे या चकत्ते उत्पन्न करती है, जिसके कारण बाल तोड़ बुखार भी आती है। बाल तोड़ बुखार नाम सुना है, बाल तोड़ बुखार का, वो इसके कारण ही होती है। तो ये तो अपन ने बात कर ली पैथोजेनेसिटी की। अब अपन बात करेंगे डायग्नोसिस की। तो आप देख रहे हो बिल्कुल थ्योरी वाला पार्ट है, आप आसानी से खुद भी कवर कर सकते हो। इसीलिए मैं जितने भी आपके बैक्टीरिया थे इस पार्ट में, उनमें से मैंने एक बैक्टीरिया ले लिया है आपके सामने, बाकी के बैक्टीरिया आपको ही पढ़ने होंगे, क्योंकि इसमें अपन फालतू में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा भी बहुत पेपर बड़े हैं अपने पास। फिर है अपना निदान, जिसे बोलते हैं डायग्नोसिस। नाम सुना है डायग्नोसिस सेंटर है अपने, डायग्नोसिस सेंटर जयपुर में भी है, बहुत सारे जोबनेर में भी है, आपके गांव में भी होंगे। वहाँ पे क्या होता है, अपनी बॉडी से संबंधित टिश्यू से जहाँ पे वो बीमारी है वहाँ से सैंपल लेंगे वो, और उनकी लैब में स्टडी करेंगे और बताएंगे कि आपको क्या बीमारी हो रखी है। तो डायग्नोसिस में क्या होता है कि जो स्टेफाइलोकोकस है उसकी पहचान अपन को पहले से पता है कि यह राउंड शेप के अंगूर के गुच्छों के समान उपस्थित होते हैं ऐसे। तो आसानी से अपन अगर किसी
इंसान के कोई घाव हो रखा है, मवाद युक्त घाव, वहां से सैंपल लिया, उसको स्लाइड पे रखा, कुछ स्टेनिंग की अपन ने, स्टेनिंग से उसको माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखा स्लाइड को, तो अपन को अंगूर के गुच्छों के समान गोल गोल बैक्टीरिया दिखाई दिए। तो अपन क्या सोचेंगे कि ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है। हो गई डायग्नोसिस। या फिर अपन ऐसा भी नहीं करें तो इनकी जो कल्चरल रिएक्शंस अपन ने पढ़ी है और जो रेजिस्टेंस अपन ने पढ़ा है, उनके माध्यम से भी अपन इनको आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस सारी विधि को अपन क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस या निदान। लास्ट में आता है उपचार। डायग्नोसिस जैसे ही कि अपन रिपोर्ट ले जाके डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर उसके बेस पे अपन को दवाई देता है, थेरेपी जिसे बोलते हैं। तो डॉक्टर क्या देगा अपन को? या तो कोई वैक्सीन लगाएगा, टीका, मोस्टली तो टीके लगाकर कंट्रोल की जाती है इसकी कुछ स्पीसीज को। सल्फेनोमाइड्स का नाम सुना होगा आपने, सल्फेनोमाइड्स। ये ड्रग्स भी या दवाइयाँ भी दी जाती है। और अपन को पता है कि ये जो स्टेफाइलोकोकस है, यह है हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक ड्रग्स के प्रति रेजिस्टेंस हो चुके हैं, प्रतिरोधकता प्राप्त कर चुके हैं। तो इसकी एक दो स्पीसीज है, सब क्लास है, जो जिसको अपन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देके नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर इसके जो स्ट्रेन्स है, प्रभेद है, वो इसके प्रति प्रतिरोधी है। तो इसलिए अपन लिख तो सकते हैं पेनिसिलिन, ठीक है। तो ज़्यादातर इसकी जो स्पीसीज है, या कुछ स्पीसीज जो है टीके लगाकर कंट्रोल की जाती है स्टेफाइलोकोकस की, कुछ स्पीसीज सल्फेनोमाइड्स देके कंट्रोल की जाती है, कुछ स्पीसीज पेनिसिलिन का भी यूज में किया जाता है, लेकिन अधिकतर इसके जो प्रभेद है वो पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी हो चुके हैं। इनके अलावा डॉक्टर सलाह देते हैं टेट्रासाइक्लिन, नाम सुना होगा टेट्रासाइक्लिन का, जो भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो आजकल जो डॉक्टर है वो टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक भी देते हैं और स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक भी देते हैं। तो इस तरह से अपन या डॉक्टर इस रोग से, इस बैक्टीरिया से अपना उपचार करते हैं। तो ये पॉइंट्स अपन आधार के रूप में लेकर सभी के जो बैक्टीरिया हैं अपने सिलेबस में उनको आसानी से समझा सकते हैं। तो ये अपन ने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। ऐसे ही मैं लूँ, मान लो सेकेंड नंबर पे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। इसका अपन ने पहले ही थोड़ा डिटेल में जान लिया है कि यह राउंड शेप का बैक्टीरिया होता है, लेकिन एक चेन बनाकर या मनकों की माला के समान चेन बनाकर उपस्थित रहता है ये। तो ये इसकी स्पेशल पहचान हो गई। यह पस युक्त घाव, पस युक्त या रहित, या तो ये मवाद युक्त घाव बना सकता है और नहीं भी बना सकता, दोनों काम कर सकता है। इसके अलावा यह है गठिया जवर, जो अपन सुनते हैं गठिया बाय हो गई या गठिया बुखार हो गई, वो भी इसके द्वारा पैदा की जाती है। तो इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले जो रोग है वो अपन को पता है, इसकी संरचना कैसी है वो भी अपन को पता है, तो आसानी से अपन इसकी भी व्याख्या कर सकते हैं। मुख्य लक्षणों की इसकी बात की जाए तो यह कैटेलेज नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, यानी कि स्टेफाइलोकोकस तो कोगुलेज एंजाइम उत्पन्न कर रहा था, यह कैटेलेज नामक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता, यानी एब्सेंट, इसलिए नेगेटिव लिखा है मैंने। इसके अलावा बता सकते हैं कि ये चेन लाइक, यानी इसकी सेल्स आपस में जुड़कर एक चेन लाइक संरचना बनाती है। तो ये इसकी एक पहचान हो गई या लक्षण हो गया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया भी फर्मेंटेशन द्वारा लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। कौन सी विधि द्वारा? फर्मेंटेशन या किण्वन की विधि द्वारा, शुगर का यूज में लैक्टिक एसिड बनाता है। इसकी जो खोज की थी वो बिलोर्थ नामक वैज्ञानिक ने 1876 ईस्वी में की थी। खोज भी की और उपरोक्त यह नाम भी प्रदान किया था, स्ट्रेप्टोकोकस।
बिलोर्थ नामक वैज्ञानिक ने सन 1876 में इन बैक्टीरिया को यह नाम दिया और उनकी खोज भी की थी। तो इस तरह से अपन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की भी व्याख्या कर सकते हैं। बाकी के जितने भी आपके सिलेबस में बैक्टीरिया हैं, जैसे बेसिलस है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जब पढ़ेंगे, ग्राम पॉजिटिव थे, ग्राम नेगेटिव में जैसे बेसिलस है। बेसिलस में जैसे मान लो कि कोई भी बैक्टीरिया ले लो, टिटेनस आ गया हो, मेनिंजाइटिस नाइजीरिया या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, जितने भी आपके बैक्टीरिया दिए हुए हैं, विब्रियो कोलेरी, वो सारे के सारे आपको कवर करना है खुद ही। तो नेक्स्ट जब भी क्लास अपनी स्टार्ट होगी, अपन यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे और उस यूनिट 3 में भी कुछ पॉइंट्स आपकी बॉटनी वाली मैम करवा रहे हैं, जैसे पीसीआर है, वेक्टर्स हैं, जो जीन वाहक होते हैं, वेक्टर्स जिन्हें बोलते हैं, वो वाला पॉइंट, पीसीआर वाला पॉइंट, और रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योगज डीएनए तकनीक भी वो मैम करवा रहे हैं। तो 3-4 टॉपिक हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी में 3rd यूनिट में, जो आपकी बॉटनी वाले मैम करवा रहे हैं, क्योंकि ये सेम है, जूलॉजी और बॉटनी में दोनों में सेम है, इसलिए 3-4 पॉइंट वो वाले मैम करवाएंगे। तो आज अपन यूनिट 2 को यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास से अपन जितने भी टॉपिक अपन वो यूनिट 3 में करने हैं वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।